केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन का अध्ययन कर रहे थे, उसमें लेक्चर फर्स्ट हो गया था। लेक्चर सेकेंड में आज हम लोग इसमें मोजले का नियम तथा परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे। तो मोजले ने क्या किया, विभिन्न तत्वों के मोजले ने विभिन्न तत्वों के एक्स किरणों से प्राप्त कैथोड किरणों से प्राप्त एक्स किरणों की अभिलाक्षणिक आवृत्ति। कैथोड किरणें क्या होती हैं? कैथोड किरणें आप जानते ही हैं। कैथोड किरणें जब किसी धातु की उच्च धातु वाले गलनांक पर डाली जाती हैं, जैसे एक कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप होता है। ये क्या होता है? कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप होता है, उसका फिगर ऐसे होता है, ठीक ना। कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप होता है, उसका फिगर ऐसे होता है। यहाँ पे एक कैथोड लगा रहता है और यहाँ पे एनोड लगा रहता है। उच्च विभव स्रोत से यहाँ पे जोड़ दिए जाते हैं यह, ठीक ना। उच्च विभव स्रोत से जब यह जोड़े जाते हैं, यह उच्च विभव स्रोत है, हाई वोल्टेज सोर्स, ठीक ना। यहाँ पे यह कैथोड है, माइनस है, क्या है, प्लस है। यहाँ पे एक उच्च गलनांक वाली धातु रखी गई है, उच्च गलनांक वाली धातु है यह, जानेंगे आप। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक की धातु है, उच्च गलनांक की धातु है। जब इसमें कैथोड को हम जोड़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कैथोड रे निकलती हैं, अदृश्य होती हैं, कैथोड रे निकलती हैं और उच्च गलनांक वाली धातु पे जाकर टकराती हैं। तो इनसे एक विशेष प्रकार की किरणें ऐसे उत्सर्जित होती हैं। इनसे क्या होती हैं? एक विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं, ठीक ना। जो किरणें उत्सर्जित होती हैं इनसे, तो क्या होती हैं? वो किरणें उत्सर्जित होती हैं, तो यह किरणें अननोन होती हैं। यह किरणें क्या होती हैं? अननोन होती है, इसीलिए इनका नाम एक्स रे रखा गया। क्या नाम रखा गया? एक्स रे, ठीक ना। तो जब उच्च गलनांक वाली धातु पर, जैसे मान लीजिए कि जैसे यह बताए आपको, एक कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप ऐसे बनाए हम। यहाँ कैथोड होता है, माइनस है, यहाँ एनोड होता है, प्लस है। जब यहाँ पे यह एक उच्च विभव स्रोत से जुड़ता है, हाई वोल्टेज सोर्स से, हाई वोल्टेज सोर्स से जब जुड़ता है, तब इससे क्या होती है? इस कैथोड से यहाँ एक उच्च गलनांक की धातु रखी रहती है, यहाँ कैथोड से कैथोड किरणें निकलती हैं, इस धातु पे जाती हैं, तो इससे जब टकराती हैं तो एक अननोन किरणें ऐसे उत्सर्जित होती हैं जो ज्ञात नहीं थी। इसीलिए इसका नाम एक्सरेज रखा गया, जिसकी वेधन क्षमता, एक्सरे आप जानते होंगे, एक्सरे लेना एक्स किरण का, ठीक ना, जिसकी वेधन क्षमता बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। तो एक्सरे होती है, इसकी खोज रोटजन ने, रोंजन या रोटजन ने इसको बोलते हैं। एक्सरेज की खोज रोंजन ने की थी, या रोटजन भी बोलते हैं, ठीक ना। तो एक्सरे क्या होती हैं? ऐसे ही जैसे मान लीजिए विभिन्न तत्वों का एक्स किरण हो, विभिन्न तत्व अलग अलग हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अलग अलग होता है ना तत्व, हाँ। तो उनसे जो या एक्स रे प्राप्त होते, विभिन्न तत्वों से यहाँ कहा जा रहा है, यह चीज़ देखेंगे अब। मोजले ने विभिन्न तत्वों के कैथोड किरणों से प्राप्त एक्स किरणों की अभिलाक्षणिक आवृत्ति, मतलब किरण होता है तो किरण की क्या होगी, कोई ना कोई आवृत्ति होगी, तो आवृत्ति को यहाँ पे न्यू से प्रदर्शित किया गया। न्यू ऐसे भी बना कैसे लिखते हैं, अभिलाक्षणिक आवृत्ति न्यू, और उनके परमाणु क्रमांक में यह संबंध ज्ञात किया। तो संबंध क्या ज्ञात किया देखेंगे आप, परमाणु क्रमांक और अभिलाक्षणिक आवृत्ति में देखेंगे। यह है √न्यू बराबर ए जेड माइनस बी, जेड परमाणु क्रमांक है, ब्रैकेट में लिखा गया है यहाँ पे, जेड परमाणु क्रमांक है, ठीक है ना। जहाँ ए और बी दो नियतांक है, ऐसा ना। तो मोजले ने यह जो, इसी को मोजले का नियम भी कहते हैं, √न्यू बराबर ए जेड माइनस बी। तो न्यू क्या है? अभिलाक्षणिक आवृत्ति, कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी, मतलब उसकी आवृत्ति जो होगी एक्सरे की, वही अभिलाक्षणिक होगी। मोजले द्वारा इस समीकरण के अनुसार √न्यू और जेड, मतलब अभिलाक्षणिक आवृत्ति और परमाणु क्रमांक में एक ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। मतलब कि यदि आप इसमें √न्यू ले लें, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम न्यू ले लें, या अभिलाक्षणिक आवृत्ति और परमाणु क्रमांक जेड लें, ऐसे में डाटा में परमाणु क्रमांक मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, तो ऐसे ग्राफ खींचे दोनों के मध्य, तो एक सीधी रेखा ऐसे प्राप्त होती है। ग्राफ पे क्या होती है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तत्व का मूल लक्षण क्या होता है? उसका परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है उसका?
प्रमाण क्रमांक। और यदि यहीं पे यदि हम ग्राफ खींचें, जैसे मान लीजिए कि यह अंडर रूट न्यू ले लें, यहाँ पे अंडर रूट न्यू ले लें और तत्व का यहाँ पे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ए ले लें, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या लें, ये लें। तो इसमें जब ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 ऐसे हो, जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। इसमें क्या होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। इस आधार पर मोजले ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है, न कि उसका परमाणु भार। ठीक है ना, तो ये चीज़ इसमें वर्णन किया गया, ठीक ना, इसमें देखेंगे, ठीक है। उसी को यहाँ फिगर में दर्शाया गया है। फिगर में आप नोट्स जब देखेंगे तो नोट्स में आपको यहाँ दर्शाया गया है। जैसे देखेंगे यहाँ परमाणु क्रमांक लिया गया, इस साइड में ऐसी दोनों ग्राफ को कहीं दिखाया गया है। परमाणु क्रमांक 12, 16, 20 यहाँ माना गया, देखेंगे माना गया ना यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अंडर न्यू लिया गया लाक्षणिक आवृत्ति। तो परमाणु क्रमांक वाला ग्राफ यह देखेंगे, एक सीधी रेखा ऐसे प्राप्त हो रही है। इधर परमाणु भार वाला दिखा दिया गया 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे दिखा गया। ऐसे में अंडर में ग्राफ खींचा गया है तो देखेंगे एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, दिखा गया है ना ये चीज, तो ये चीज कहा जा रहा था। तो इसके आधार पर मोजले ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी तत्व का मूल लक्षण उसका प्रमाण क्रमांक होता है, न कि प्रमाण भार होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आपका दिया गया है प्रमाण क्रमांक। पहले से भी आप प्रमाण क्रमांक की परिभाषा जानते हैं, यह एटॉमिक नंबर। तो प्रमाण क्रमांक क्या होती है, नाभिक होती है, नाभिक पर क्या होता है, मान लीजिए प्रमाण होता है, यहाँ पर नाभिक होती है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस पर नाभिक पर कितना धनावेश होता है, जितना प्रोटॉन होता है, नाभिक पर कितना धनावेश होगा, जितना प्रोटॉन होगा। तो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रमाण क्रमांक की परिभाषा पढ़े होंगे कि किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित परमाणु नाभिक पर या तो धनावेश या तो प्रोटॉनों की संख्या, या तो किसके संख्या, प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है, वह बराबर होती है। ठीक है ना, क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। प्रमाण यदि केवल कहेंगे आप, आयन नहीं कहेंगे, तो परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। तो प्रमाण क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, आगे आप जानेंगे इसमें द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, मास नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में, जैसे परमाणु नाभिक होता है, या मान लीजिए या परमाणु है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, इसमें जितने प्रोटॉन हो, जितने क्या हो, जितने प्रोटॉन हो और जितने न्यूट्रॉन हो, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ठीक ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस एन हो जाएगा। अब प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होती है, तो ये बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E प्लस एन हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। इसको देखेंगे यहाँ पे सूत्र रूप में प्रदर्शित किया भी गया है। यहाँ पे जैसे देखेंगे, यहाँ पे ए बराबर लिखा गया P प्लस एन, ए बराबर जेड, वही प्रमाण क्रमांक, प्रोटॉनों संख्या बराबर क्या हो जाएगी, प्रमाण क्रमांक भी होती है, तो जेड प्लस एन। तो ना, किसी तत्व का परमाणु को मान लीजिए कि हम द्रव्यमान संख्या और इसको प्रदर्शित करना है, तो मान लीजिए हम एक्स ए से ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एक्स मान लीजिए कि यह जेड हो गया और यह ए हो गया। ठीक ना, तो एक्स क्या है, उस तत्व का प्रतीक है, जेड नीचे प्रमाण क्रमांक लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम लिखे हैं 2He4, इसका द्रव्यमान संख्या क्या है, ऊपर है 4, यही ये द्रव्यमान संख्या है, और प्रमाण क्रमांक क्या है, 2। यदि हम 6C12 लिखते हैं, 6C12 लिखा हो तो द्रव्यमान संख्या कितना है, 12, और प्रमाण क्रमांक कितना है, 6। तत्व कौन सा है, कार्बन। ठीक है ना, ये चीज़ें इसमें समझाई गई है। किसी तत्व में ऐसे लिखा हो, जैसे मान लीजिए कि यदि लिखा हो, ये लिखा हो 1H1, मतलब इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 1। अब प्रमाण द्रव्यमान संख्या 1, प्रमाण क्रमांक 1, आ रहा समझ में। तो यह हो गया, द्रव्यमान संख्या बराबर हो गया। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या बराबर आप क्या हो सकते हैं, जैसे देखेंगे द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु भार के बराबर भी होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु भार के बराबर भी होती है। द्रव्यमान संख्या में क्या होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब परमाणु भार क्या होती है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन और जैसे देखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है,
नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु भार के लगभग बराबर होती है। यहाँ पे लिखा गया है द्रव्यमान संख्या बराबर लगभग परमाणु भार। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें कुछ आंकिक प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे दिया गया, जैसे देखेंगे उदाहरण 1, 3 विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या 45 है। तीनों की तत्वों की द्रव्यमान संख्या फिक्स है, ए बराबर 45। उनके परमाणु क्रमांक दिया है क्रमशः 20, 21 तथा 22 है। इन तत्वों में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, ए बराबर जेड दिया है ना, उसमें परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। पहले तत्व के लिए देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है पहले तत्व के लिए, या पहले तत्व के लिए ए बराबर जेड प्लस एन, वही परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ए दिया है, जेड दिया है, तो एन निकाल लेंगे। ऐसा ना, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या वही हो जाएगी। फिर वही दूसरे तत्व के लिए दिया है, दूसरे तत्व के लिए भी आप वैसे ही क्या करेंगे, दूसरे तत्व के लिए दिया है तो दूसरे तत्व के लिए ए बराबर 45, जेड बराबर 21, तो एन बराबर ए माइनस जेड 24 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम तीसरे तत्व के लिए भी देखेंगे। यहाँ पे क्या किया गया है, ए बराबर 45, जेड बराबर 22, तो ये चीज़ें निकाल ली गई है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देखेंगे, उदाहरण 2 क्या दिया गया है, समान द्रव्यमान संख्या वाले दो तत्वों x और y, द्रव्यमान संख्या समान है कि परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 एवं 22 है। यदि तत्व के x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हो तो y में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमाणु क्रमांक यह है, तो द्रव्यमान संख्या समान है, तो मान लीजिए कि द्रव्यमान संख्या a है दोनों का, तो a बराबर पहले तत्व के लिए क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु क्रमांक जेड प्लस एन होता है ना, तो पहले में क्या दिया है, जेड कितना है पहले के लिए 20 दिया है, अब पहले में यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना दे रहा है, 22 दे रहा है, तो 20 + 22 बराबर कितना हो गया, 42। अब पूछा जा रहा है तो वाई में न्यूट्रॉनों की संख्या दी है, तो वाई में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यानी कि वाई का भी इसका भी 42 होगा, यानी कि 42 बराबर, जेड दूसरे तत्व का कितना दिया है 22, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो एन बराबर यहाँ से निकालेंगे क्या हो जाएगा, 42 - 22 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना इसमें। तो आप आगे देखेंगे इसको, यह सॉल्व किया गया है, देखेंगे। हाँ, तत्व एक्स के लिए, तत्व एक्स के लिए यहाँ पे लिखा गया है यह, और तत्व वाई के लिए लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तीसरा उदाहरण, यदि Cl क्लोरीन फास्फोरस व Na, क्लोरीन फास्फोरस Na के परमाणु क्रमांक क्रमशः 17, 15, 11 है ना, 11, तो प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। या Cl माइनस है, तो Cl माइनस कब होता है, जब Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर Cl माइनस आता है। Cl में कितने हैं 17, तो Cl माइनस में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 17, तो Cl माइनस में कितने हो जाएंगे 18। अब P में, तो P में तो इलेक्ट्रॉन दिया ही है, तो 18 तो इसमें निकाल ही लेंगे, प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन, तो Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18। अब प्रोटॉन तो उतना ही रहता है जितना उदासीन होता है 17, और न्यूट्रॉन कितना होगा उसका द्रव्यमान संख्या में से क्या करेंगे आप निकाल लेंगे, या द्रव्यमान संख्या दिया गया है। ठीक है ना, जैसे यहाँ देखेंगे दिया गया है, तो देखिए क्लोरीन के लिए, ठीक है ना, परंतु अब इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल दिया, क्लोरीन के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ निकाल दिया 18, प्रोटॉनों की संख्या 17 हो गया, परंतु Cl माइनस में क्या होगा, Cl से एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, क्योंकि Cl क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ग्रहण कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा वो तभी Cl माइनस में परिवर्तित होगा वह चीज़। ठीक ना, इसी तरह से फास्फोरस के लिए निकाल लिया गया है, और इसी तरह से सोडियम के लिए। Na प्लस में पूछा जा रहा है, इस प्रश्न में क्या है Na प्लस में, Na प्लस कब होगा, जब वह Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वह Na प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देख रहे हैं ना यहाँ पे ये चीज दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया जा रहा है, एक तत्व के ऋणायन में x माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो तत्व के ऋणायन में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो x में कितना हो जाएगा, जब तत्व के ऋणायन में दिया है x माइनस में 18 है, तो x में क्या हो जाएगा, x माइनस में तभी इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो 18 में से एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। तो क्या है, तो तत्व के
द्रव्यमान संख्या 35 है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, इसमें इतना 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी उसकी परमाणु क्रमांक। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है जेड प्लस एन, इससे भी लगा सकते हैं। ए कितना है इसमें 35 और जेड कितना हो गया 17 और प्लस एन, तो निकाल लेंगे न्यूट्रॉन, इससे कितना आ जाएगा एन बराबर 35 माइनस 17 बराबर 18। ये सर लगाया गया है। निम्न आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आसान ही है, एन में जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है। ठीक है, क्या देख लेंगे आप, देखें निम्न आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। देख रहे हैं अच्छी दिया है, निम्न आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, एन प्लस और सी एल माइनस। एन प्लस एक इलेक्ट्रॉन जैसे देखेंगे या इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सी एल माइनस इलेक्ट्रॉन संख्या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो अब आगे इसमें देखेंगे, आगे क्या है, समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं समान होते हैं। कट गया थोड़ा, देखेंगे वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, वे क्या कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समस्थानिक जैसे देखेंगे दिया गया है, उदाहरण तत्व दिया गया है और समस्थानिक दिया गया है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम या इसको हम डी से भी प्रदर्शित करते हैं, 1H3 टाइटेनियम। ठीक ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1 1H2 1H3, 3 है ना इसमें। तो तीनों में जैसे क्या होगा, इसमें जो 1H3 समस्थानिक है, 1H3 समस्थानिक, यह समस्थानिक इसमें रेडियो एक्टिव है, मतलब यह रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करता है। और कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, 6C12 6C13 6C14, इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। कार्बन के समस्थानिक को जो 6C12 6C13 है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे C12 मतलब आप समझेंगे 6C12, C13 वही समझेंगे 6C13 और C14। ठीक ना, इसमें जो 6C14 समस्थानिक है यह क्या है, यह रेडियो एक्टिव है, यह रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के देखेंगे, ऑक्सीजन का दिया गया है कितना, 8O16 8O17 और 8O18, 3 समस्थानिक है, ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 17 ऑक्सीजन 18। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 17Cl35 17Cl37। तो सबके देखेंगे परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक देखेंगे 8 8 समान है ना, और द्रव्यमान संख्या सभी के क्या है इसमें भिन्न है। तो समस्थानिकों के क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं समान होते हैं, और द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है। आ रहा समझ में, सबके देखेंगे परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन सभी के परमाणु क्रमांक क्या है 1 1 है, इसका द्रव्यमान संख्या 1 है, इसका द्रव्यमान संख्या 2 है, इसका द्रव्यमान संख्या 3 है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या ऊपर 1 में से 1, जैसे 1H1 में 0 न्यूट्रॉन होंगे, 1H2 में 2 - 1 हो जाएगा, 1H2 में क्या होगा 2 - 1 होगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1, इसमें 1H3 में 3 - 1 होगा, तो कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे 2। जैसे 6C12 में 12 में कितने न्यूट्रॉन 12, 12 में से 6, 13 में से 6 जाएगा, कितना होंगे 13, 6C14 में से 6 होगा, इसमें 6 होगा, इसमें 7 होगा, और इसमें कितना हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया समस्थानिक। तो समस्थानिक की परिभाषा क्या हुई, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट में दिया गया है वही चीज, नोट हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं उसमें ट्राइटियम समस्थानिक और कार्बन में 6C14 समस्थानिक रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब हम इसको H3 भी लिख सकते हैं और इसको C14 भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब समस्थानिकों की विशेषताएं क्या होती हैं, तो समस्थानिकों की विशेषता पहली उसकी परिभाषा है ही है। किसी भी चीज़ की विशेषता देखिए, किसी भी चीज़ की पहली विशेषता क्या होती है उसकी परिभाषा होती है। तो समस्थानिकों की पहली विशेषता क्या है, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं भिन्न भिन्न होती हैं। जब परमाणु क्रमांक समान होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या होता है उदासीन परमाणु के लिए E बराबर P,
तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि आपको हम बताए हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 1 में से 1 जा 0, 2 में से 1 जा 1, 3 में से 1 जा 2। इन तीनों में क्रमशः न्यूट्रॉन क्या है, 0, 1 और 2। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है भिन्न भिन्न होती है। और क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का सभी समस्थानिक का परमाणु क्रमांक क्या है, 6 है, ठीक है ना। तत्व का जो रासायनिक गुण होता है उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4, 2 4 हो जाएगा ना। आगे SPDF में पढ़ेंगे 11th क्लास में, इसी क्लास में आप, ठीक है। तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। इनके रासायनिक गुण समान होंगे क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होंगे। जब परमाणु क्रमांक समान होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होंगे, समान होंगे। इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे भौतिक गुण सामान्यतः क्या होता है, भार, आयतन, ये सब क्या है, भौतिक गुण है। अवस्था, इनका भार अलग अलग होता है, इसलिए क्या होगा, इनका भौतिक गुण भिन्न भिन्न होगा। और इनका आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा, समस्थानिकों का आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा, समान होगा। जैसे आवर्त सारणी में एक ही हाइड्रोजन रखा गया है, ठीक ना। ये नहीं कि 1H1 अलग है, 1H2 क्यों समान होगा, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान। जैसे कार्बन को एक ही जगह रखा गया है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, तो कई जगह नहीं रखा गया है। इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए भिन्न भिन्न समस्थानिक को भी आवर्त सारणी में एक ही जगह पे रखा गया है, ठीक है। तो आज के क्लास में आप इतनी चीज़ों का अध्ययन किए। मोजले का नियम, तो मोजले का नियम क्या कहता है, किसी भी तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक है, न कि उसका परमाणु भार। और यह ग्राफ दिखाया गया है, परमाणु क्रमांक और अभिलाक्षणिक आवृत्ति में ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और वही परमाणु भार और अभिलाक्षणिक आवृत्ति में ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद आपको परमाणु क्रमांक बताया गया है। उसके बाद इसमें द्रव्यमान संख्या बताई गई है, आसान चीज़ें हैं, पहले से भी आप पढ़े हैं। उसके बाद उस पर कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व किए गए हैं, बताए गए हैं आपको। और उसके बाद समस्थानिक या आइसोटोप, आइसोटोप मतलब सेम स्पेस, समान स्थान। समस्थानिक, सम स्थान मतलब समान स्थान, मतलब आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या होता है, समान होता है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, समस्थानिक, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं आइसोटोप, ठीक है। तो आज के क्लास में आप इतनी चीज़ों का अध्ययन किए जो प्रारंभिक आप 9 10 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं। तो इसको आप एक बार रिमाइंड अवश्य करिएगा दिमाग में, और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के पश्चात आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जितना भी वीडियो अपलोड होगा, ठीक ना, जितना भी वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, तो आपके पास वो सभी वीडियो जो ही अपलोड होगा वो पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें कि आपके पास वो सभी वीडियो क्या रहे, उपलब्ध रहे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।